संसार में सुख की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग है। कोई पाकर भी सुखी नहीं तो कोई खोकर भी सुख को पा लेता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरिदास व्यास जी की एक सुंदर कहानी, सुख। कॉलेज के दिनों की दोस्तियों के अक्सर बहुत बड़े या गंभीर कारण नहीं हुआ करते हैं। इसलिए यह कहना तो मुश्किल है कि कुक्कू से दोस्ती कब और क्यों कर हुई। दोस्ती होने के बाद बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ही समय में मैं उनके घर का एक ज़रूरी हिस्सा हो गया। उस घर में कुल जमा 3 जन थे, कुक्कू, संपत भाई साहब और अम्मा जी। कुक्कू में एक अजीब विरोधाभास, लंबोतरा दाढ़ी वाला 20 वर्षीय कुक्कू चेहरे से 30 से कम नहीं लगता, और फिर उड़ने की तैयारी कर रहे उसके सिर के बाल भी उसकी उम्र में 5 साल और जोड़ते हुए ही लगते थे। पर उसकी बातें सुनने पर दिखाई देने वाला सब कुछ गलत लगने लगता। उसकी किशोर उम्र की सपनों भरी बातें और उन बातों को बार बार उसी उत्साह से कहने की उसकी आदत जान लेने के बाद उसकी 20 वर्ष की उम्र कम नहीं तो ज़्यादा भी नहीं लगती थी। कुक्कू के साथ जब पहली बार उसके घर गया, तब दरवाज़ा खोलने वाले को देख मैं कुक्कू से उसके परिवार के बारे में सुनी ढेर सारी बातों के कारण ही समझ गया कि ये संपत भाई साहब हैं। कई जगह से छेद हुई बाजू वाली बनियान, सफ़ेद मुसा हुआ ढीला ढाला पाजामा पहने 30-32 के संपत भाई साहब के चेहरे पर असमंजस में डाल देने वाला अलगाव था। मुझे लगा मेरा आना उन्हें अच्छा तो कतई नहीं लगा है। फिर भी मैंने बड़े सम्मान और कुछ संकोच के साथ उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने मेरी ओर देखे बिना हमारे अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया और सन्नाटा छोड़ते हुए भीतर की ओर चले गए। मैं सकपका कर रह गया, लेकिन कुक्कू मेरी सकपकाहट से बेखबर अपने ही उत्साह में बोला, यही हमारी बैठक है, चाहे इसे ड्राइंग रूम कह लो। फिर मुझे खींचता हुआ सामने के दरवाजे के बाहर ले जाकर बोला, यह आंगन और आंगन के उस कोने में किचन। फिर दाहिनी ओर से बड़े हॉल में ले जाकर बतलाया, यह हमारा फैमिली बेडरूम है, हम सभी घर वाले इसी में सोते हैं। बेडरूम में 3 बिस्तर लगे हुए थे, 2 आसपास सटे हुए और एक बिल्कुल अलग दीवार के पास। मैंने सोचा ज़रूर यही कुक्कू का बिस्तर होगा। उन 2 में से एक बिस्तर पर संपत भाई साहब हम दोनों की उपस्थिति से बिल्कुल बेखबर अधलेटे हुए कोई किताब पढ़ रहे थे। एक कोने में देवी देवताओं की तस्वीरें और पूजा का कुछ सामान था। पास की दीवार ही में 2 बिना दरवाज़ों की बड़ी अलमारियां बनी हुई थी, जिनमें कपड़ों से लेकर छोटे मोटे डिब्बों जैसा सामान रखा हुआ था। एक छोटी टेबल पर काफ़ी पुराना बड़ा सा रेडियो सेट था और उसके ठीक ऊपर बहुत पुराने फ्रेम में पुलिस अफसर की वर्दी में संजीदा चेहरे वाले व्यक्ति की तस्वीर थी, जिस पर प्लास्टिक की एक माला पहनाई हुई थी। माला और तस्वीर पर
काफ़ी धूल चढ़ी हुई थी। बेशक वह कुक्कू के पापा की ही तस्वीर थी। पास ही लकड़ी का नक्काशी किया हुआ काफ़ी पुराना सोफा पड़ा हुआ था, जिसकी अधिकतर स्प्रिंगें दबी हुई या टूटी हुई थीं। कीमती रेगजीन फट गया था और उस पर बिछी हुई मोटी पुरानी चादर सोफे के पीछे की तरफ फ्री पड़ी थी। करीब करीब मुझे चौंकाते हुए कुक्कू ने अचानक पूछा, कैसा लगा हमारा मकान? और फिर मेरे उत्तर का इंतज़ार किए बिना ही बोला, सच मानो तो ऐसा रद्दी मकान मुझे तो कतई पसंद नहीं। कुक्कू की यह बात सुनते ही मेरी नज़र अनायास संपत भाई साहब की तरफ गई, परंतु वे किताब पढ़ने में पूरी तरह डूबे हुए थे। संपत भाई साहब की उपस्थिति में कुक्कू ने मकान को रद्दी कहा। उस वजह से या भाई साहब की उस असामान्य चुप्पी के कारण मुझे कमरे में घुटन होने लगी। मैंने कुक्कू की ओर देखा। वह बेहद नफरत और उचाट नज़रों से कमरे की दीवारों को ताक रहा था। उस समय अपनी उपस्थिति स्वयं मुझे बहुत बेवजह लगने लगी। तभी अत्यंत सौम्य चेहरे पर बिना बिंदी भव्य ललाट अम्मा जी कमरे में आई। मैंने अचकचाकर उन्हें प्रणाम किया। अम्मा जी के चेहरे पर प्रसन्नता और मिठास थी। उन्होंने ममता भरी मुस्कुराहट के साथ मेरा नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा। फिर मेरे मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बहुत देर तक पूछती सुनती रही। उन्होंने खुले मन से मेरे संस्कारों की तारीफ की। कुक्कू इन बातों से उकता कर कुछ चीज़ें बेवजह इधर उधर करने लगा, पर अम्मा जी निश्चिंतता से ज़माना, महंगाई, लोग जैसे मुद्दों पर देर तक बतियाती रहीं। उनके इस अपनापे से पहली बार में ही अम्मा जी के प्रति मेरे मन में बहुत आदर भाव हो आया था। इस बीच कुक्कू नए उत्साह से अपना ताला लगा एक लोहे का संदूक उठा लाया और किसी की उत्सुकता का इंतज़ार किए बिना नए पुराने देसी विदेशी सिक्कों, किताबों में दबी फूल पत्तियों, डाक टिकटों जैसी और भी छुटपुट चीज़ों को बड़े जोशो खरोश के साथ मुझे दिखाने लगा। लेकिन जब एक डायरी से कुछ इश्किया मिजाज शायरी, पत्र मित्र लड़कियों की तस्वीरें और उनकी चिट्ठियां भी अम्मा जी के सामने सुनाने दिखाने लगा, तो मेरा संकोच सीमा लांघकर शर्म की हद को छूने लगा। मैंने सर झुके हुए ही कनखियों से अम्मा जी की ओर देखा। वे सहज ही मुस्कुरा रही थीं, जैसे माँ अपने अबोध बच्चे की नादानी और शैतानी पर मुस्कुराया करती है। उस दिन अम्मा जी से मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह कुछ ही दिन में मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया। थोड़े ही दिनों में स्पष्ट हो गया कि उस घर से जुड़ाव का कारण तो कुक्कू ज़रूर था, लेकिन अब इस घर में मेरा आना जाना कुक्कू के घर होने या ना होने पर निर्भर नहीं है। उन्हीं दिनों अम्मा जी ने सुख दुख, घर, महंगाई और रिश्तेदारों की बातें करते हुए एक दिन मुझे बताया कि कुक्कू जब केवल 2 बरस का था, तभी उसके पापा की सरकारी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई थी। जब तक कोई सहायता को पहुंचता, उनकी धड़कनें बंद हो चुकी थीं। उस घटना की सूचना जब घर पहुंची, तब अम्मा जी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी के गीत गा रही थी। पल्लू से आंखें पोंछते हुए अम्मा जी ने कहा, बेटा मैं तो पागल हो गई थी। 14 बरस के संपत की भी जैसे उस दिन से जुबान ही सिल गई थी। बच्चों को देखकर मेरा कलेजा फटने लगता। संपत तो कई महीनों तक मेरी गोद में ही सोया रहा। उसे गोद में लेकर खुद मुझे भी बहुत सहारा मिलता था। यह कुक्कू तो उस समय 2
साल का भी नहीं हुआ था। घर में आने वाले नए नए लोगों को देखता और खुश होकर खिलखिलाता। इसको हंसते देख मेरा जी न जाने कैसी खीज और दया से भर जाता था। बेचारे को क्या मालूम कि ये लोग उसकी बिगड़ी तकदीर पर मातम मनाने आए हैं। न तब समझता था और तू देख रहा है बेटा, यह अब भी नहीं समझता है। इसे कुछ भी नहीं मालूम कि इसकी विधवा माँ ने कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या क्या सहन किया है। इस घर में पहला कदम रखने के दिन से ही सारे घर वालों ने मुझसे जो दुश्मनी बांधी वह ऐसे समय पर भी नहीं छोड़ी। थोड़ी हिचक के बाद मेरी आंखों में झांकते हुए अम्मा जी बोली, अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, तुम तो समझदार हो, इंसान का दुख दर्द समझते हो, इसलिए कह रही हूँ। जब कुक्कू के पापा हमारे घर कुछ लोगों की बारात लेकर मुझे ब्याहने आए, तब भी लोगों को मालूम नहीं था कि मैं इनकी पहली दुल्हन नहीं बल्कि दूसरी औरत ही बनने जा रही हूँ। ब्याह के बाद पहली बार जब ससुराल आई तो घर में मंगल गीत गाने की बजाय रोना पीटना शुरू हो गया। मैं तो खुद अपने फूटे भाग पर रो पड़ी। भला मेरा क्या दोष था? पर मेरी सास जेठ जेठानी मुझे ही कोसते रहे। धीरे धीरे ही सारी बातें मुझे मालूम हुई। उस पहली वाली से शादी के 10 सालों बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने उससे बोलना ही छोड़ दिया था। वह लड़ाका भी तो पक्की थी, इसलिए वे जानबूझकर घर से बहुत दूर ही नौकरी पर अकेले रहा करते थे। उन दिनों वे हमारे इलाके में मुंसिफ लगे थे। हमारे घर इनका आना जाना था। फिर न जाने कब सब कुछ हो गया। उन्हीं दिनों उनका तबादला अपने शहर हो गया, तो मेरी माँ और भाइयों ने भी करीब करीब तुरंत फुरत में ही मेरा उनके साथ ब्याह कर दिया। पर ससुराल आकर मैं कांप गई कि उन दुश्मनों के बीच मेरा कैसे गुजारा होगा। दोनों बच्चे हुए तब भी किसी ने मुझसे बात नहीं की। जिस दिन कुक्कू हुआ उसी रात वह पहले वाली कुएं में कूद गई। कुछ देर तक चुप्पी ठहर गई। ठिठकी हुई दोपहर में कमरे के खुले रोशनदान में चोंच खोले हाफती हुई चिड़िया मानो अम्मा जी की दुख भरी कहानी सुनकर रुआंसी हो रही थी। अम्मा जी ने बात जारी रखते हुए कहा, वे जब तक जिंदा थे मुझ पर उन्होंने बिल्कुल आँच न आने दी। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं और मेरे अपने बनकर मेरी ऐसी सेवा करें, मुझे इतना सुखी रखें कि मैं अपना यह दुख अपमान सब भूल जाऊं। पर जब अचानक इनके मरने की खबर आई तो मुझे लगा कि सुख तो मेरे भाग में लिखा ही नहीं था। कुछ पलों की चुप्पी में खुद को संभालते हुए बोली, उनके मरने के साल भर के अंदर मेरी सास और जेठ जिठानी ने कुक्कू के पापा के बनवाए इस मकान और 7 दुकानों को हड़पने के लिए कोर्ट में दावा कर दिया। कोई दुश्मन भी ऐसे मौके पर से इतना बड़ा बदला भला लेता है क्या बेटे? मैं तो उससे पहले कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी। मेरे लिए तो यह मुल्क ही अनजाना था। तब इन बच्चों की खातिर वकीलों और जजों के दरवाजे खटखटाए, उनके पैर पकड़े, रो रो कर बच्चों की दुहाई देकर गढ़ के गिड़गिड़ाई, इनके लिए न्याय की भीख मांगी। यह सब भला मैंने मेरे लिए किया क्या? मेरा तो क्या है बेटा? ये दोनों जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे मैं तो तीरथ को निकल जाऊंगी। अम्मा जी की आंखें फिर भर आईं। इस बीच संपत भाई साहब न जाने कब हमारे ठीक पास आकर खड़े हो गए। अम्मा जी के चेहरे पर उनको देखते ही लाड़ छलछला आया। संपत भाई साहब के खाने का समय हो गया था। खाना लेकर वे उसी चुप्पी के साथ
अपने बिस्तर पर चले गए। अम्मा जी लड़ियाती नज़रों से उन्हें खाना खाते हुए देखती हुई बोलीं, इस संपत्ति के कारण बहुत परेशान हूँ। मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, किसी को भी दोस्त नहीं बनाता, ले देकर मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ। कुछ भी बोलता है तो केवल मुझसे, पर वह भी इतना कम। कई बार तो दिन भर मैं ही इसकी आवाज़ सुनने को तरस जाती हूँ। अम्मा जी के स्वर में कोरा दुख ही नहीं, बल्कि ममता को लांघते अभिमान की एक झीनी रेखा भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर अनायास कुछ याद करते हुए बोली, इसने वकालत पास कर ली, तब से ही इसके लिए कितनी ही लड़कियां मैंने देखी। कोई इसको पसंद नहीं आई तो कहीं बात बनते बनते रह गई। अभी 2 दिनों पहले ही इसके लिए एक लड़की देखने गई थी, पर वाक्य अधूरा ही छोड़ कुछ दृढ़ता से उन्होंने आगे कहना आरंभ किया। मुझे लगता है संपत की इतनी ज्यादा शराफत लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैं अचानक कही गई इस बात को एकदम से समझा नहीं। उन्होंने खुद ही स्पष्ट करते हुए कहा, शराफत के रहते ही संपत की वकालत नहीं चलती। ना लगे लोगों को यह शराफत अच्छी, ना चले इसकी वकालत। लेकिन कुछ भी कहो, मेरा संपत लाखों में एक है, मैं इसको कोई कमी नहीं आने दूंगी। यह घर, ये दुकानें, आखिर सब किसके लिए हैं? संपत इन दिनों कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है, लेकिन इस परेशानी में भी मेरी सेवा करेगा। मुझे जरा सा भी बुखार आ जाए तो झाड़ू से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम खुद करेगा। सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। ममता और अभिमान अम्मा जी के चेहरे पर फिर एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुक्कू से अम्मा जी सख्त नाराज थी। देखना, यह लड़का मुझे कभी सुख नहीं देगा। इसके मन में जरा सी भी ममता नहीं है। मैं तो इसके पास ही बैठूं तो यह उठकर चल देगा। इतना निर्दयी है यह, अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं करता। मैं तो इसके लिए जैसे हूं ही नहीं। इसे तुम समझाओ ना बेटा, तुम्हें तो वह बहुत मानता है। अम्मा जी की नज़र में अपना महत्व जानकर मुझे बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हुआ। अम्मा जी के लिए कुछ कर पाना मेरे लिए बहुत बड़ा सुख होगा, और इसके लिए खुद अम्मा जी ने मुझे अवसर दिया है। लेकिन मैं जितना अधिक अम्मा जी के निकट हो रहा था, कुक्कू मुझसे उतना ही दूर होता जा रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए अलगाव साफ साफ दिखाई देने लगा था। इसके उपरांत भी एक दिन कॉलेज कैंटीन में हम अनायास मिले। तब चाय का गिलास हाथों में थामे ठहरी हुई चुप्पी के बीच मैंने कुक्कू को अम्मा जी के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही। गलत अवसर पर गंभीर बात कही जा रही थी, इसका एहसास मुझे बात आरंभ करते ही हो गया। पर बाद में मैंने महसूस किया कि कुक्कू से यह बात कहने के लिए कोई भी समय गलत अवसर ही होता। तब कुक्कू लगभग उबल पड़ा। तुम क्या जानते हो हमारे घर के बारे में? वही सब न जो अम्मा ने बताया, पर उन्होंने कभी यह नहीं बताया होगा कि खुद उन्होंने क्या किया। अपने भाइयों के मार्फत वकील और जजों से जोड़ तोड़ बैठाकर उन्होंने पूरे घर और 7 दुकानों से ताऊजी और दादी को बेदखल कर दिया। शरीफ और गरीब रिश्तेदारों का घर में रखा सोना गहना दबा दिया। जानते हो तुम, ताऊजी की मौत के बाद मेरी दादी रोटी पानी के लिए भी मोहताज हो गई थी। अपना पेट भरने के लिए उस बूढ़ी औरत को अपने अंतिम दिनों में लगभग भीख मांगनी पड़ी। तुम तो यह भी नहीं जानते कि संपत भाई साहब की ऐसी हालत करने वाली भी खुद अम्मा ही है। उनके लिए रिश्ता लेकर आए लड़की वालों के घर खुद जाकर बात आगे बढ़ाने की बजाय मना कराती है। जानते हो क्यों? उन्हें लगता है
कि शादी के बाद उनका लड़का उनके आगे पीछे दुम नहीं हिलाएगा, अभी की तरह उनका गुलाम बनकर नहीं रहेगा। वह नई औरत उनके बेटे को उनसे छीन न ले। अम्मा अपने बच्चों का नहीं, केवल अपना स्वार्थ सोचती है और इसी कारण मैं उनसे नफरत करता हूं। एक पल को मेरी आंखों में झांक कर फिर बोला, और उनसे सहानुभूति रखने वालों से भी। वह झटके से उठा, कुर्सी को बेरहमी से पीछे सरकाया और फिर एक पल ठिठक कर टेबल पर हाथ रखते हुए बोला, अम्मा की इस रटी रटाई करुण कथा के तुम पहले श्रोता नहीं हो, और इस बात को भी समझ लो कि ये बातें सुनकर उनसे सहानुभूति रखने वाले तुम अंतिम आदमी भी नहीं हो। कैंटीन में मौजूद इक्का दुक्का लोगों को हतप्रभ छोड़ वह तेजी से बाहर निकल गया। जिस गति से उस घर से जुड़ाव हुआ था, अलगाव उससे भी अधिक तेजी से हुआ। कुक्कू से कहीं कॉलेज में सामना हो जाने पर भी दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ जाते, और फिर नौकरी लग जाने पर जब मैंने यह शहर छोड़ा तो लगा अब उस घर से सारा जुड़ाव हमेशा के लिए छूट गया है। जब पूरे 8 वर्षों बाद तबादला होकर अपने शहर लौटा, तब भी सच कहूँ कुक्कू से पुरानी दोस्ती के कारण नहीं, अम्मा जी से किसी प्रकार के जुड़ाव के कारण भी नहीं, बल्कि उस घर में फिर क्या हुआ, इस जिज्ञासा के कारण मैं एक सुबह वहां जा पहुंचा। खुले दरवाजे से चुपचाप आंगन में पहुंचने पर रसोई से बर्तनों की खटपट सुनाई देने लगी। पूरी तरह टूट चुके आंगन पर से हवाएं सन्नाटे से बह रही थी। बड़े आंगन की चारों दीवारें बूढ़ी और बदरंग लग रही थीं। इतने समय बाद अम्मा जी कैसी होंगी, मुझे देखकर खुश होंगी, यह सब कुछ ठीक से सोच पाता उससे पहले बेडरूम से आई एक गरजती आवाज ने मुझे चौंका दिया। ए अम्मा, कहाँ मर गई? नाश्ता नहीं लगाया अभी तक? मेरी रानी का भूखे मारे दम निकल रहा है। अरे सुन भी रही है कि नहीं? मैं यह गरजती आवाज पहचान पाऊं या कुछ समझ सकूं उससे पहले अम्मा जी रसोई से दोनों हाथों में नाश्ते की प्लेटें लिए हुए अपने बूढ़े कदमों से भी बहुत तेजी के साथ निकली। मेरी ओर गौर किए बिना मेरे पास से हड़बड़ाते हुए बेडरूम की ओर चली गईं। दुविधा में उलझा मैं भी उस ओर चल दिया। मैंने देखा सामने साफ शफाफ सफ़ेद लखनवी कुर्ता पाजामा पहने क्लीन शेव्ड संपत भाई साहब अपने मैले कुचैले बिस्तर पर बड़ी नज़ाकत से बैठे हैं। पास ही रखी टेबल पर 2-2.5 फुट की एक बड़ी सी गुड़िया रखी हुई है। उसी के सामने वे बड़ी आत्मीयता से बात सुनने की मुद्रा में मुस्कुराते हुए सर हिला रहे थे। कमरा बहुत जर्जर और गर्द भरा था। नाश्ते को एक नज़र देख अम्मा की ओर रुख करते हुए उसी तेज आवाज में बोले, जल्दी से 2 कड़क चाय ले आओ। और तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में बहुत नाराज़गी और उपेक्षा के भाव उभर आए। मैं उन्हें नमस्ते करूं उससे पहले उन्होंने अम्मा जी की ओर झटके से देखते हुए कहा, सुनो, इसे कह दो कि आज मुझे फुर्सत नहीं है। बाहर बैठे सारे क्लाइंट्स को कल की तारीख दे दो। अब जल्दी से जाओ और चाय ले आओ। बात पूरी करते ही वे फिर गुड़िया में व्यस्त हो गए। अम्मा जी मुझे अपने पीछे आने का संकेत करते हुए बाहर निकल गईं। मैं दुविधा में था कि अम्मा जी ने मुझे पहचाना भी है या नहीं। रसोई में पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए लकड़ी का पुराना पट्टा दिया। मुझसे एक भी शब्द बोले बिना उन्होंने चाय का बर्तन धोया, चाय चढ़ाई। 2 कपों में छान कर उसी चुप्पी और व्यस्तता से संपत भाई साहब को देने चले गईं। लौटकर उन्होंने 1 कप मेरे आगे और शेष आधा कप चाय खुद के आगे रखी। पहला घूंट लेने के बाद उन्होंने बिना किसी भूमिका के बताना आरंभ किया कि कैसे 4 साल पहले कुक्कू कोर्ट में दावा करने की धमकी देकर घर में
और बैंक में रखे सारी जमा पूंजी ले गया और कह गया कि अम्मा के रहते इस घर में कदम नहीं रखेगा। मर जाने के बाद अर्थी को कंधा भी देने नहीं आएगा। कुछ आवेश के साथ अम्मा जी ने कहा, मेरे लिए तो वह कलमुहा उसी दिन मर गया था। बाद में सुना कि कहीं से कोई लड़की ले आया और कोर्ट में शादी भी कर ली। फिर पता नहीं कहाँ चला गया। जिस दिन उसकी शादी की खबर संपत ने सुनी, उस दिन यह फपक कर रोया। सारी रात रोता रहा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बहुत तकलीफ भरा रोना था बेटा। इस मोहल्ले की कई औरतें इसे देखकर रोने लगी थीं। अगली सुबह यह बाहर गया और शाम को लौटा तो हाथ में यही बड़ी वाली गुड़िया थी। उसी दिन से यह बस ऐसा हो गया। बहुत इलाज करवाया, बहुत झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्मा जी के बूढ़े झुर्रियों भरे दयनीय चेहरे से अपार दुख झर रहा था। मैली कुचैली साड़ी में लिपटी, सिमटी, गठरी बन चुकी अम्मा जी बहुत दयनीय लग रही थी। उन्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं बचा था। खाली कप को सामने से हटाकर अम्मा जी बहुत धीमे स्वर में बोली, कुक्कू के पापा गुजरे तो सोचा था इतनी जायदाद और 2 बेटों के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा। जवान बेटे रात दिन मेरी सेवा करेंगे, पर सब कुछ उलट गया। पता नहीं यह सब कैसे हो गया। उनकी गहरी निश्वास के बाद सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें कुछ देर के लिए खाली कप पर स्थिर हो गईं। फिर अचानक व्यस्त हो मुझसे बोली, अच्छा बेटा, अब तुम जाओ। संपत को 10:30 बजे खाना चाहिए। अभी बहुत काम पड़ा है, तुम फिर कभी आना। उनके बूढ़े हाथ गजब की फुर्ती से बर्तनों को हटाने धोने में जुट गए। चाय शक्कर को दूर हटाया, सब्जी की टोकरी को पास खींचा, पर अब मैं उनके सामने होते हुए भी उनके लिए अनुपस्थित हो चुका था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरिदास व्यास द्वारा लिखित यह कहानी सुख। मेरी आवाज़ में यह कहानी यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।